हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश के सामान्य अध्ययन के संपूर्ण रिवीजन सीरीज में आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखा जाए जब आप ज्योग्राफी को डिस्कस करते हैं तो ज्योग्राफी क्या है, एक तरीके से सबसे पहले हम उसकी अवस्थी और विस्तार के बारे में पढ़ते हैं, उसकी भौगोलिक एक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें उसका प्राकृतिक विभाजन पढ़ा जाता है कि किस तरीके से उसकी भौतिक स्थिति है, कहाँ पर किस तरीके के कैसे भौतिक स्थल हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है यहाँ पे उसके भौगोलिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में। तो आज हम यहाँ पर इसी तथ्य को समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि जो हम मैप यहाँ पर यूपी का देखते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो यूपी में आपको पहाड़ी इलाके भी हैं, यूपी में देखा जाए आपको मैदानी इलाके भी हैं और यूपी के आपको निचले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पठारी इलाके में कुछ आपको भाबर और तराई का एरिया भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल ये जो पूरा स्ट्रक्चर है यूपी का, इसके बारे में जो जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम भू आकृति को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पे कुछ बिंदुओं पर आप नजर डालें। जब आप भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, यूपी का भूगोल, तो यहाँ पे जैसे कि जो भौतिक स्थिति यानी कि जो मिट्टी है उसकी ऊंचाई कितनी है, किस तरीके की एक उबड़ खाबड़ एक ज़मीन की जो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखिए यूपी का जो उत्तर प्रदेश की जो ऊंचाई है, यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है वो 300 से लेके 5000 मीटर तक की ऊंचाई यहाँ पर देखने को मिलती है। मूलतः देखा जाए तो अत्यधिक उबड़ खाबड़ भूभाग की स्थिति भी देखने को मिलती है और यहाँ पे शिवालिक पर्वतमाला से भाबर क्षेत्र तक यहाँ पर ये उतरते ही आपको दिखाई देती है। यानी कि कहने का मतलब है जो ये वाला एरिया यहाँ पर आपको दिखाई देता है ये आपको उत्तर प्रदेश के एरिया में दिखा है, उत्तराखंड जो कि बेसिकली आपको इसमें ज़्यादा हिस्सा है और यहाँ पे यूपी का एरिया भी कुछ इसमें जो आपको आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये हिस्सा आपको लगता हुआ दिखाई देता है। इसमें आपको मोटे कंकड़ पत्थरों का यहाँ पर एक विस्तार देखने को मिलेगा और शिवालिक पहाड़ियों से बहने वाली आपको नदियां इसमें नीचे उतरती हुई दिखाई देती हैं। नदियों की धाराओं के छिद्रपूर्ण तलहटी स्तरों में डूबने की प्रवृत्ति है और भाबर पथ जो है उत्तरोत्तर तराई क्षेत्र में परिवर्तित होता चला जाता है। इससे यहाँ पे शिवालिक तलहटी की परिधि के साथ ये चलता रहता है और तराई और भाबर क्षेत्र यहाँ पर मिलकर के एक संक्रमणकालीन क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे यहाँ पे समृद्ध जंगलों और कई यहाँ पे नदी धाराओं को यहाँ पे प्रवर्तित होते देखा जा सकता है। यानी कि शिवालिक पहाड़ियों से आपको जैसे गंगा हो गई, यमुना जैसी जो नदियाँ यहाँ पर इत्यादि निकलती हैं, तो सबसे पहले जो एरिया यहाँ पर आते हैं तो जो बड़े बड़े मोटे पत्थर हैं, फिर यहाँ पर आपको छोटे छोटे पत्थरों के यहाँ जहाँ पे नदियाँ जो होती हैं आपको गुम हो जाती हैं और उसके बाद फिर देखा जाए तो आपको एक मैदानी इलाका यहाँ पर आपको शुरू होता है। इस मैदानी इलाके में देखा है उत्तर प्रदेश का जो बड़ा भाग है वो आपको मैदानी इलाका है और उस यहाँ पे देखा है तो सबसे जो निचला हिस्सा यहाँ पर आपको आएगा ये आपके कह सकते हैं पठार और पहाड़ी के रेंज यहाँ पर आपको इसमें दिखाई देते हैं। आपको उनको भी देखने जैसे कि विंध्य यहाँ पे पर्वतमाला देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप शिवालिक देख सकते हैं, भाबर तराई का एरिया इसमें आप देख सकते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर मैदानी इलाके शुरू होते हैं और सबसे लास्ट में यहाँ पर अगर हम देखे जाएं तो आपको यूपी के पठार इलाके भी आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल यहाँ पे पर्सपेक्टिव का हमें ये एक एरिया है जो कि हमें यहाँ पर पूरा इसे समझने का काम करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की भू आकृति को आप मुख्यतः कितने भागों में हैं? 3 भाग हैं, टोटल 3 भाग हैं और यहाँ पे आपका ये पहला भाग हो जाएगा, ये दूसरा भाग हो जाएगा और यहाँ पे आपको ये तीसरा भाग हो जाएगा। पहला भाग जो देखा जाए तो यहाँ पर गंगा मैदान, भाबर तराई के क्षेत्र और दक्षिण पठारी, ये 3 भाग हैं। गंगा के मैदान को देखा जाए तो ये पूरा मध्य मैदान यानी कि ये वाला जो इलाका है, ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये क्या है आपका मैदानी है। दूसरा देखा जाए भाबर और तराई यानी कि हिमालय की जो शिवालिक तलहटी और तराई वाले क्षेत्रों से है, तो ये वाले जो एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं इसको हम यहाँ पे भाबर और तराई के एरिया कहते हैं। और तीसरा यहाँ पे जो दक्षिण का पठार है, जो विंध्य श्रेणी और पठार दक्षिणी उत्तर प्रदेश की अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से में स्थित। भारत यूपी में देखा जाए तो आपको बहुत बड़े पठार या बहुत लंबे यहाँ पे पठारों की एक स्थिति नहीं देखने को मिलती। ये एक निचला जो हिस्सा आपको दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ पर आप इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से जा सकते हैं। तो ये हिस्सा जो है आपका यूपी का मूलतः पठारी एरिया कहा जाता है, जो कि आपका एमपी के बॉर्डर से लगता हुआ आपको दिखाई देता है। मूल हिस्सा आपका यही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे अब इस स्थिति को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके। इन पर्टिकुलर जैसे गंगा का मैदान क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, शिवालिक जो पहाड़ियां उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, विंध्य यहाँ पे जो पर्वतमाला है उत्तर प्रदेश उससे रिलेटेड क्या कौन से फैक्ट हैं। बेसिकली हमें यहाँ पर वो तथ्यों को समझना भी है और ये भी जानना है कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले गंगा के मैदान को देखते हैं। गंगा का मैदान कैसा आपको देखते हैं। देखिए मैदान जो होते हैं मूलतः
समतल हैं, स्थलाकृतियां जो हैं आपको देखा जाए, और क्योंकि मिट्टी जो है लगातार आपको नई मिट्टी लेकर आई जाती है तो काफ़ी यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है। और इसका निर्माण जो होता है, जो मिट्टी है कैसी है, जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी से आपका मैदान ये बना हुआ है। दो नदी प्रणाली जिसे गंगा यहाँ पे कहा जा सकता है, गंगा और उसकी यमुना और उसकी सहायक नदियों से मिल करके यहाँ पर देखा जाए तो ये मैदानी इलाका मूलतः बना हुआ है। हिमालय से दोनों ही नदियां देखा जाए आपको नीचे उतरती हैं। गंगा यमुना की यहाँ पे समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो मात्र 300 मीटर है, और यहाँ से दो नदी प्रणाली जलोढ़ निक्षेपों का निर्माण करती हैं। गंगा के मैदानी इलाकों में मिट्टी को यहाँ पे समृद्ध करती हैं। यहाँ पे देखा है चावल, गेहूं, जौ, चना जैसी अन्य फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श माहौल या कह सकते हैं आपको मिट्टी इत्यादि उपलब्ध कराती हैं। अधिकांश मुख्य भाग अगर देखा जाए तो आपको पूर्व से पश्चिमतम राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3/4 हिस्सा जो है वो कैसा है, मैदानी, जो कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। ठीक है, तो मूल हिस्सा जो है ये वाला, ठीक है, ये हिस्सा अगर आप देखें जहां से पूरा का पूरा मैदानी इलाका है आपको, ये पूरा इलाका, ठीक है, यहां से आप थोड़ा सा आप जा सकते हैं इसके नीचे। बेसिकली आप देखते हैं गंगा जो है इलाहाबाद से होते हुए आगे बढ़ जाती है और निकल जाती है। तो ये इलाका जो है बेसिकली आपको सिर्फ एक बड़ा हिस्सा जो आपको यूपी के दिखाई देता है वो इसीलिए कहा 2/3 हिस्सा क्या है, मैदानी इलाका है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए पूर्व में 60 मीटर से लेकर उत्तर पश्चिम में 300 मीटर तक की यहाँ पर ऊंचाई है, और 2 मीटर प्रति वर्ग किलोमीटर की ढाल के साथ इसका एक सपाट परिदृश्य है। तो यानी कि बहुत ज्यादा ढलान भी नहीं है। मैदानी इलाके बेसिकली क्या है, मैदान जो है समतल मैदान है, बहुत ज्यादा ढलान की स्थिति आपको नहीं मिलती, मात्र 2 मीटर यहाँ पे आपको ढलान मिलेगी, और कई भौतिक विशेषताएं भी यहाँ पर आपको इसमें शामिल रहेंगी। गंगा के मैदान, गंगा यमुना दोवा गंगा मैदान, तराई और देखा जाए तो यहाँ पे घाघरा के मैदानों से यहाँ पर आपको बने। इसके लिए मैं आपको एक और मैप यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये वाला मैप देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस मैप को अगर हम देखें, जो पूरा यहाँ पे जो कथानक कहा जा रहा है उसे बेहतर तरीके से समझने को मिलता है। अब ये देखिए इलाका जो है मूल ये है पूरा गंगनेटिक प्लेन, ठीक है, ये आपको देखने को मिला है। अब ये इस मैदान को अगर आप देखें कितनी सारी नदियां हैं, यहाँ पे देखिए गंगा है, रामगंगा है, यहाँ पे आपको घाघरा है, गोमती है, शारदा है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी नदियों से मिलकर के आपको बना हुआ एक प्लेन है, ठीक है। ऊपर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक शिवालिक यहाँ पर आपको रेंज इसमें मिल जाएगी, ठीक है, जो यहाँ पे फैली हुई है। ये आपको एक हिस्सा है जो यहाँ पर आपको उत्तराखंड के साथ इनका टच करता है, साझा करते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो ये बुंदेलखंड आपका यहाँ पे अपलैंड है। यहाँ पर आप देखें तो ये आपका विंध्याचल आपको रेंज देखने को मिलती है, और ये विंध्याचल आपको स्कैर्पल्स लैंड है, और साथ ही साथ जो मिर्जापुर का यहाँ पर आपको पहाड़ियां हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो ये हिस्सा क्या है आपका, ये हिस्सा आपका, और बाकी का पूरा मैदानी इलाका आपको देखने को मिलता है। तो 3 हिस्से जो हैं वो आपको इसमें बेहतर तरीके से समझने को मिलता है, ठीक है। तो बस इसे यहाँ पर मैप हमेशा ज्योग्राफी पढ़ते समय आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैप आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो जानकारी आप पढ़ भी रहे हैं उसे भी कोशिश करिए कि कब मैप में आप उसे बना सकें, या मैप में साथ लेकर जरूर पढ़ें। आगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैदान जो है किन किन नदियों से, यहाँ पर आपको कई सारी नदियों के कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी से और तराई भागों से मिलकर के बना है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको देखा। अब इसके आगे के क्या है, अब यहाँ पे देखिए मैदान के बाद फिर आपको तराई और शिवालिक जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको भी समझिएगा। अब इसमें इन्होंने कहा है कि पश्चिमी जो क्षेत्र है उत्कृष्ट जल संसाधन, सिंचाई, बुनियादी ढांचे के कारण क्षेत्र में एक अच्छी तरह विकसित कृषि है। केंद्रीय पथ बड़े पैमाने पर सिंचित होने के बावजूद केंद्रीय जो है वो जल जमाव का अनुभव करता है, और जो पूर्वी क्षेत्र है बार बार आने वाले अकाल और बाढ़ के साथ अपने कृषि क्षेत्रों की अपर्याप्त सिंचाई के कारण गंगा के मैदानी इलाके पूर्वी हिस्से के कमी वाले क्षेत्र के रूप में यहाँ पर वर्गीकृत किए गए हैं। कुल यहाँ पर देखा जाए पूरे क्षेत्र में से 14 जिले आते हैं। कि इसे कहने का मतलब है कि 3 अलग अलग भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसे हम पश्चिमांचल कहते हैं, दूसरा यहाँ पर पूर्वांचल हो गया, और तीसरा यहाँ पर आपको मध्य का जैसे अवध का क्षेत्र हो गया। जो पूर्वांचल जो पश्चिमी का एरिया है यहाँ पर आपको देखा जाए तो नहरें हैं, नदियां हैं, ठीक है, आपको जिसके कारण इनमें क्या है कि अच्छे से यहाँ पर सिंचित क्षेत्र है, किसानी जो है वो ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पर एक बेहतर एक स्थिति है।
मानसून नहीं भी आता है तो नहरों के माध्यम से सिंचाई यहाँ पर आपको अच्छी हो जाती है। मध्य इलाके को अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जल जमाव वाला एरिया है, जिसके कारण यहाँ पर ये कभी कभी बाढ़ इत्यादि की समस्याओं से ये ग्रस्त रहते हैं। नेपाल के साथ जो नदियां यहाँ पर आपको साझा करते हैं उनमें के कारण भी यहाँ पर ये समस्या बनी रहती है। वहीं अगर हम पूर्वी एरियाज की बात करते हैं तो पूर्वी एरिया में देखिए नहरों की सुविधा नहीं है और नदियां जो हैं वो आपको लिमिटेड जिस एरिया से बह रही है वहां पे सिंचाई की सुविधा तो उपलब्ध है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें मानसून अगर खराब होता है तो सिंचाई एक बड़ी समस्या हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर आपको सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये तीन हिस्से जो हैं वो तीनों ही अलग अलग प्रकार की एक भौतिक स्थिति का सामना यहाँ पर करते हैं। तो ये तो हो गया मैदानी इलाकों के बारे में। अगर अब हम दूसरी तरफ जाएं शिवालिक पहाड़ियों के बारे में, दूसरा जो पार्ट है उसको समझने का एक प्रयास करते हैं। अब शिवालिक पहाड़ियां यूपी में कहां लगती हैं ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि जब तक उत्तराखंड था तब तक तो हमारे पास एक बड़ा पहाड़ी एरिया था, लेकिन उत्तराखंड के अलग होने के बाद यूपी में आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे बसता नहीं है। फिर भी अगर हम देखें तो दक्षिण में हिमालय की तलहटी से उत्तर में यूपी की जो सीमा बनाती है वो शिवालिक रेंज के द्वारा यहाँ पर यूपी की सीमा का निर्धारण किया जाता है और यह क्षेत्र समतल और नम है और उत्तर पश्चिम में देखा जाए आपको सहारनपुर से पूर्व में यहाँ पे कुशीनगर तक ये आपको पूरा फैला हुआ, यानी कि इस एरिया को आप समझिए, ठीक है। ये एरिया जो है ये एरिया ही आपका क्या है, इधर का ये आपका मूलतः शिवालिक रेंज से आपको लगता हुआ जो नेपाल और साथ ही साथ आपको दूसरा हिस्सा जो इसमें लगता है आपको उत्तराखंड का हिस्सा, ठीक है, वो एक मूल हिस्सा है जो पहाड़ियों का शिवालिक पहाड़ियों की रेंज से सटा हुआ दिखाई देता है। तराई क्षेत्र देखा जाए तो भाबर पथ के समांतर चलता है। ये दलदली, घने जंगलों, मिट्टी से भरपूर दलदल और लंबी घासों से फैला हुआ है। मूलतः तराई वाला जो एरिया है वो आपको हम नेपाल के साथ जो सटी हुई सीमा है उसे हम यहाँ पे तराई वाला एरिया कहते हैं और यहाँ पर यह समस्या बड़े स्तर पर देखने को मिलती है। यहीं पे रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं उन्हें हम मधेसी समुदाय के लोग भी आपको कहते हैं। अब यहां पे देखें तो अत्यधिक वर्षा के कारण दलदली क्षेत्र पाया जाता है। रेत, मिट्टी, गाद और बजरी के कारण यहाँ पे अधिकांश जो महीन जलोढ़ का आपको निर्माण करती हैं, अर्थात जो मिट्टी है वो आपको नदियों के द्वारा लाई गई आपको महीन मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, लेकिन दलदली एरिया भी आपको काफी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ भाबर की जलमग्न नदी धाराओं के कारण भारी यहाँ पर बाढ़ की स्थिति आपको बनी रहती है। अब इसी कारण देखा जाए ये एरिया जो तराई एरिया है बाढ़ की स्थिति यहाँ भी बनी रहती है और जो नदियां यहाँ पे साझा यूपी के साइड पूर्व केंद्र की तरफ करती हैं वहां पर भी बाढ़ की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तुलनात्मक रूप से समतल मैदानें नदियों के कारण यहाँ पर आपको बहती रहती हैं और उथले तलों में ये तलछट भी आपको लगातार जमा करती रहती है। इनकी ये जो विशेषता है, भाबर की जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 6 से 16 किलोमीटर तक है और तराई की जो चौड़ाई यहाँ पर है 1530 किलोमीटर है। तो यानी कि आपको भाबर और तराई के एरिया यहाँ से लेकर के इस एरिया तक की पूरी एक स्थिति जो है चौड़ाई मैक्सिमम जो है वो 30 किलोमीटर है। तो दोनों का ध्यान रखिएगा। भाबर की चौड़ाई आपसे पूछी जाए तो कितनी है, मात्र यहाँ पर 8 से 16 है और वहीं तराई की चौड़ाई बोला जाए तो ये आपको 15 से 30 है। तो तराई ज्यादा यहाँ पर आपको चौड़ी एरिया है। चलिए इसके बाद तीसरा पार्ट यहां पे देखिए विंध्य पठारी एरिया आता है, उसको भी इसमें आप समझते चलिए। विंध्य का जो पठारी एरिया है वो आपको कैसा दिखाई देता है। अब इसमें कहता है कि विंध्य की जो पहाड़ियां हैं पहाड़ों की एक असंतुलित श्रृंखला है। कुल क्षेत्रफल इनका 45,200 वर्ग किलोमीटर का आता है, ठीक है, और इसके अंतर्गत देखा जाए तो पहाड़ियां हैं, उच्च भूमि है, पठारों की सबसे कठिन और सबसे विविध स्थलाकृति है जो उत्तर प्रदेश के यहाँ पे गंगा के मैदानों के दक्षिणी स्तर में आपको पाई जाती है। यानी कि हमने जैसा कहा कि ये एरिया, ठीक है, ये एरिया जो है आपको मूलतः आपका विंध्य पर्वतमाला से लगता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे समझिए इसकी जो औसत आपको ऊंचाई है वो 300 मीटर है। इसमें दक्षिण के पठारी क्षेत्र में बुंदेलखंड, बघेलखंड का भूभाग आपको मूलतः आता है। पर्याप्त यहाँ पे जल संसाधन की कमी है और इसके कारण यहाँ पे जो किसान है वो शुष्क खेती ज्यादा करते हैं। इस क्षेत्र की छत्रछाया में 4 प्रभाग आते हैं, जिसमें पहला है आपका बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार आपको अगर पूछा जाए कौन कौन से जिले यहाँ पर आते हैं तो इसमें आपको देखिए 4 जिले का नाम ध्यान रखिएगा, झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर। झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर ये आपको बुंदेलखंड पठारी एरिया के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह वाराणसी जिला जो है उसमें चकिया तहसील आती है, सिर्फ मिर्जापुर जिला आता है और इलाहाबाद की कुछ यहाँ पर आपको जिले की तहसीलें आती हैं। तो ये आपको मूलतः पूरा पठारी एरिया है जिसे आप यहाँ पर जरूर देख लें। ये है बुंदेलखंड का अपलैंड्स, ठीक है, ये पूरा एरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फैला हुआ है।
बीच वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं यहाँ पर विंध्याचल रेंज है। विंध्याचल रेंज आप एमपी से लगा हुआ आपको इसमें देख सकते हैं पूरा पार्ट है। और इसके बाद जो मिर्जापुर आपका है वहाँ पे विंध्याचल जो पहाड़ियाँ हैं वो इसके अंतर्गत है। तो ये चीज़ आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये तो हो गया भौतिक विभाजन, आपको समझ में आ गया यूपी का कहाँ पे कैसा है। अब देखा जाए तो जैसा आपका भौतिक विभाजन रहता है वो काफी कुछ यहाँ पे प्रभावित करता है आपकी जलवायु को। अब उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है वो आपको ध्यान रखिए कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है। और विभिन्न स्थानों के विभिन्न विसंगतियों के कारण देखा जाए समुद्र तल से इसकी ऊंचाई के कारण जलवायु में आपको अंतर लगातार बना रहता है, क्योंकि आपको पहाड़ी एरिया भी हैं, कुछ पठारी एरिया भी हैं, मैदानी एरिया भी, जिसके कारण ऊंचाई जो है आपको असमतल दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश के जलवायु संबंधी जो तथ्य हैं उनको यहाँ पे समझने का प्रयास करें। देखिए सबसे पहली चीज जैसे कि अब अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश जलवायु में अंतर मूलतः क्यों इतना दिखाई देता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिए यूपी को मौसम संबंधी उप विभाजनों में विभाजित किया जाता है। यूपी के जलवायु या मौसम को भी हम उप डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग पार्ट्स के लेकर अलग अलग तरीके की जलवायु देखने को मिलती है। जैसे कि यूपी पूर्व और यूपी पश्चिम, उत्तर प्रदेश की 3 मुख्य मौसम है, गर्मी, सर्दी और यहाँ पे मानसून की अवधि। अगर हम जलवायु के प्रकार की यहां पे बात करें तो सबसे पहले शुष्क सर्दियों के साथ उष्णकटिबंधीय मानसून भी है और आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय मानसून भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो तापमान आपको यूपी में मूलतः देखने को मिलेगा साल भर की स्थिति में, तो यहाँ पे जनवरी में जो औसत तापमान आपको देखने को मिलेगा वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। और गर्मी में अगर आप देखें तो ये 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चला जाता है। तो ये आपको इतना अंतर आपको ताप में देखने को मिलता है, तापमान में, टेम्परेचर में। मौसम संबंधी उपखंडों में देखा जाए तो 2 पार्ट हैं आपको, एक है आपका यूपी का पूर्वी भाग है और एक है यूपी का पश्चिमी भाग है, ठीक है। अब मौसम के संदर्भ में ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए अगर ग्रीष्म ऋतु है तो यहाँ पे तूफान और पूर्व अनुमान की मानसून की स्थिति आपको देखने को मिलती है, जिसमें मार्च से मई तक की अवधि को इसमें लिया जाता है। यहाँ पे तापमान जो होता है करीब 45 डिग्री से ज्यादा 46, 47, 48 डिग्री तक जा सकता है। विशेषताएं क्या हैं, तो जब गर्मी के दिनों में आप देखते हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा तापमान रहता है, बहुत गर्मी रहती है, वायु जो होती है बहुत ज़्यादा शुष्क बनी रहती है, ठीक है। लू इत्यादि आपको चलती हुई दिखाई देती है और धूल भरी आंधी होती है, कम यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता देखने को मिलती है। तो ये सारी एक विशेषताएं हैं उस मौसम में। वहीं दक्षिण पश्चिम जब मानसून की एक अवधि आती है, जो वर्षा ऋतु का मौसम आता है, जब प्रवेश करता है, तो ये जो अवधि होती है वो यूपी में जून से सितंबर तक की होती है। और तापमान रेंज देखा जाए तो इस समय 40 से 45 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो ह्यूमिडिटी है वो यहाँ पर बढ़ जाती है करीब 85% तक और करीब 12.79 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर आपको होती है। सर्दी के दिनों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्टूबर से फरवरी के दौरान यहाँ पे सर्दी का मौसम आ जाता है, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जा सकता है और कोहरे इत्यादि की स्थिति भी आपको देखने को मिलती है। ओला पड़ा भी कभी कभी आपको पड़ने की स्थिति भी दिखाई देती है। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। इसके बाद वर्षा के संबंध कुछ और फैक्ट भी यहाँ पर हैं, वो भी हमने यहाँ पर देख लेना है। वही सारी चीजें डिटेल में और भी यहाँ पर आपको दी गई हैं। गर्मी के संदर्भ में तापमान कब कितना रहता है, 3 से 4 डिग्री, कभी कभी -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी आपको जा सकता है। मौसम ठंडी के दिनों में देखा जाए तो कभी कभी साफ देखने को मिले, कभी कोहरा पड़ जाएगा, कभी ओले और पाले की भी स्थितियां देखने को मिलती हैं, जिसके कारण फसलें आपको बड़े स्तर पर ठंडी में खराब हो सकती हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो मानसून जो है 85% जो वर्षा यूपी में होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून कारण। इस फैक्ट को यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो वर्षा का मूल कारण है वो दक्षिण पश्चिम मानसून है। 85% वर्षा इसी के कारण होती है। इसी तरह यहाँ पे औसत तापमान जो है अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा उच्चतम और निम्नतम के बीच यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस 34 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर हो सकता है, खासकर वर्षा ऋतु में, क्योंकि वहां पे देखिए कभी कभी तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है, ठंडी लगने लगती है, बरसात के दिनों में कई दिन हो जाए, और कभी कभी यहाँ पे जैसे नहीं हो रही तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सर्वाधिक एवं सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों का यूपी के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो गोरखपुर में होती है, जो करीब 184.7 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं सबसे कम वर्षा की बात करें तो मथुरा में होती है, मात्र 54.4 सेंटीमीटर वर्षा मथुरा में होती है। तो सबसे कम सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना है।
इसी तरह उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा होती है और धीरे धीरे ये दक्षिण पश्चिम यूपी में देखा जाए तो उत्तर की ओर वर्षा यहां पर कम होती चली जाती है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अगर हम औसत वार्षिक वर्षा ऋतु की यहां पर बात करते हैं तो इसमें देखिए तराई क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी, ठीक है, यानी कि इस वाले एरिया में। फिर उसके बाद यहां पे देखिए पूर्वी मैदान में आपको 112 सेंटीमीटर होता है वर्षा, जो कि आपको इस एरिया को देख सकते हैं। फिर इसके बाद मध्यवर्ती मैदानी एरिया में यहां पर आप देख सकते हैं कि जो कि 94 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आपको देखा जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं जो कि यहां पर भी आपको 84 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहां पर आपको इस एरिया में देखा जाए तो यहां पर आपको 91 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और मानसून के मौसम वापस आ रहा, इस संदर्भ में यहां पर आपको प्रभाव, जब वापसी के एक संदर्भ में हम यहां पर इसे देखते हैं तो यहां पर वर्षा जो होती है वो आपको बहुत कम दिखाई देती है। तो इसके आगे आइए, तो वर्षा के संदर्भ में हमने यहाँ पे इसे देखा। इसके बाद यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में जो जल संसाधन है, जल विज्ञान है या किस तरीके का वितरण है, कहाँ पर कैसी उपस्थिति है, उसे थोड़ा समझने का भी प्रयास कर लेते हैं। अब इसके लिए यहाँ पर आप सबसे पहले अगर देखें तो सर्दियों में यूपी में देखा जाए तो बारिश बहुत कम होती है, हल्की फुल्की मानसून होती है और उसका भी एक कारण जो होता है पश्चिमी विक्षोभ की एक स्थिति के कारण आपको यूपी में आपको बारिश देखने को मिलती है, जैसे कि इस समय आपको देखने को मिल रही है। जल संसाधन की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में नदियां बहुत सारी हैं और इन नदियों के कारण जो एक हम कह सकते हैं जो यूपी में पानी का या जल का एक प्रमुख स्रोत है वो आपको गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं, जो कि आप उत्तर पश्चिम से बहती हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से आप देखें ये गंगा है, ये आपको पूरी बहती हुई यहाँ पर आपको जाती है जो कि बिहार से निकल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए तो दूसरी जो नदी है ये आप देखिए यूपी की, ये आपको यमुना नदी है, ठीक है, यहाँ पे आपको निकल जा रही है। तो यहाँ पे उसके अलावा भी देखिए कई सारी नदियां हैं जो कि यूपी में आपको बहती हुई दिखाई देती हैं और ये बड़े एरियाज को कवर करती हैं। तो यहाँ पर यूपी का लगभग पूरा जो क्षेत्र है वो नदियों से कवर होता है और इसी के कारण यूपी में जो नदियों का जो सबसे एक तरीके का कह सकते हैं कि जो प्रमुख स्रोत है वो भी यहाँ पर आपको गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं, जिसमें गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, सोन, कोसी, शारदा जैसी यहाँ पर आपको प्रमुख नदियां इसमें देखने को मिलती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना बेसिन गंगा का उपबेसिन यहाँ पर है जो कि पूरा एक तरीके से बहता हुआ आपको दिखाई देता है। जैसे हमने गंगा का आप नदी तंत्र पढ़ते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ते हैं, यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको किस किस एरिया से कहाँ से बहती है, कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं वो आता है। तो उत्तर प्रदेश के नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे जो स्थिति है वो यहाँ पे पहले समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखिए भूजल जैसा है, उत्तर प्रदेश का जो भूजल भंडार का जो सबसे बड़ा उपयोग करता है वो जलोढ़ मैदानों में कई जलभृत प्रणालियों के संदर्भ में एक बहुत समृद्ध भूजल भंडार मौजूद रहे हैं। बुंदेलखंड में किसी भी बड़े भूमिगत भंडारण क्षेत्र का आपको अभाव देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर आपको जल की कमी की एक बड़ी समस्या है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सकल भूजल निकासी कितनी है तो 5.28 मिलियन हेक्टेयर यहाँ पर मीटर है, जो कि एक बहुत ज्यादा भूजल निकासी की स्थिति देखने को मिलती है। एक और फैक्ट यहाँ पे समझ लीजिएगा कि हाइड्रोलॉजिकल यहाँ पर इकाइयां यूपी में क्या क्या हैं, वो एक मुद्दा रहता है कभी आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए। देखिए यहाँ पे भाबर का क्षेत्र है, उसके बाद मध्य गंगा का मैदान है, सीमांत जलोढ़ मैदान है, तराई है, दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र जिसमें उत्तर से दक्षिण तक क्रमिक रूप से प्रारंभ है और सिंचाई वाला एरिया इसमें आता है। अब इन सारे एरियाज को देखा जाए तो यहाँ पर किस क्षेत्र में कैसी यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था है वो भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे इसके हाइड्रोलॉजिकल यहाँ पर आपके इकाइयों के कारण। अब सिंचाई जो होती है यूपी में मूलतः अगर हम देखें मैदानों की जो सिंचाई है वो बड़े पैमाने पर आपको नहरों और जलाशयों के विशाल विस्तार के कारण आपको आसानी से हो जाती है। और जहां नहरों का विस्तार आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आपको पश्चिमी क्षेत्रों में अगर हम देखें यहाँ पे नदियों के बहाव के साथ साथ आपको नहरें भी हैं और जिसके कारण इस क्षेत्र में जो है आपको सिंचाई की एक बेहतर व्यवस्था आपको यूपी के अन्य इलाकों से देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें उत्तरी और दक्षिणी सहायक नदियों के तट पर यहाँ पर आपको विशाल स्थिति देखने को मिलती है, बोरवेल इत्यादि आपको देखने को मिलते हैं जो भूजल के पानी यहाँ पर आपको यूज किया जाता है। और
पूर्वी क्षेत्रों में सिंचाई के लिए मूलतः आपको वर्षा जल के उपयोग पर निर्भर है और गंगा नदी के किनारे यहाँ पे जलाशय का मूलतः आपको अभाव दिखाया देता है। तो इसी कारण से आपको जो पश्चिमी एरिया है बेहतर सिंचाई की व्यवस्था है, जबकि पूर्वी एरिया में आपको इस तरह की विशेष सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण कृषिगत जो है समस्याएं, मानसून पर डिपेंडेंसी बढ़ती है और किसी प्रकार के यहाँ पे जैसे तालाब इत्यादि को बनाया नहीं जाता है, तालाबों की एक स्थिति बेहतर रहती है, लेकिन वहां पर सरकार के द्वारा देखा जाए तो प्रयोग जरूर किए जा रहे हैं। अमृत तालाब योजनाएं जैसे यहाँ पर चीजें स्टार्ट की गई हैं, जब बड़े स्तर पर तालाबों को विकसित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये व्यवस्था पूरी तरीके से लागू नहीं है और जब तक लागू नहीं हो जाती है तब तक यूपी में देखा है सिंचाई की एक बड़ी समस्या पूर्वी क्षेत्रों को यहां पर देखने को मिलती है। अब यहां पे अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध, झीलें और नदियों की यहां पर सूची क्या है, तो यहां पे बांध, जलाशय और झीलें हम यहां पर आपको देख लेते हैं और उसके बाद आपको बाकी सारी चीजों को फिर हम यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर एक एक करके इनके बांधों को देखेंगे, थोड़ा सा मैप भी इसमें हम शामिल कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक मैप मैं लेकर आया हूँ जो उत्तर प्रदेश की झीलें और ताल जो हैं वो हम मैप में भी देखते चलेंगे और साथ साथ यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए झील और तालाबों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उसको मैं यहाँ पे बता भी दूंगा क्या है। सबसे पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं, फिर उनको मैप में एक एक करके थोड़ा सा देख लेंगे कौन सी कहाँ पे है। देखिए बांध एवं जलाशयों के संदर्भ प्रमुख जो परियोजनाएं जैसे परीक्षा बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध यहाँ पर है। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है, इसको लेकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर है, इसको यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे बड़ा मानव निर्मित। इसी तरह कुछ अन्य परियोजनाएं हैं जो कि यूपी के संदर्भ में आपसे पूछी जाए, जैसे कि माटाटीला बांध कहाँ है, भैंसोरा बांध है, बचरा बांध है, भगवानपुर बांध है, बागला है, चित्तौड़पुर, गणेशपुर इत्यादि आपको प्रमुख बांध है। दूसरी चीज जो आपसे पूछी जाती है कि बांधों का उद्देश्य क्या है, बांध क्यों बनाए जाते हैं, तो देखा जाए तो आपको कई बार बहुउद्देशीय परियोजनाओं का नाम सुना होगा, जहां पर बांधों का जो निर्माण होता है कई सारे उद्देश्यों के साथ किया जाता है, जिसमें आपको सिंचाई की व्यवस्था होती है, पीने के पानी की व्यवस्था होती है, बिजली उत्पादन को लेकर के काम किया जाता है, ठीक है, और आपदा प्रबंधन, जलों के यहाँ पर बाढ़ इत्यादि के चीजों के नियंत्रण के संदर्भ में भी इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे भंडारण, विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति इत्यादि के संदर्भ में हम यहाँ पे बांधों का प्रयोग करते हैं, उनका निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ बांधों के बारे में जानकारी, जैसे गोविंद सागर बांध आपको ललितपुर में है, किस नदी पे बना है, तो शहजाद यहाँ पे आपको नदी पर है। उद्देश्य क्या है, तो सिंचाई यहाँ पर देखा जाए तो आपको मूल रूप से इसमें सिंचाई के लिए यहाँ पर आपको बंधी हुई है, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखा जाए तो आपको इसमें है जामनी बांध है जो कि महारानी ललितपुर में आपको है। किस नदी पे है, तो जामनी नदी पर है। उद्देश्य क्या है, सिंचाई है। इसी तरह माताटीला बांध कौन सा है, कहां है, तो ललितपुर जिले में ये भी है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये है आपको ललितपुर, ठीक है। तो माताटीला बांध यहां पर है। बेतवा नदी पर आपको बना हुआ सिंचाई की व्यवस्था के लिए बनाया गया है। इसी तरह परीक्षा बांध जो कि झांसी कानपुर NH-25 पे आपको बना हुआ है, बेतवा नदी पर यह भी बना है और जलाशय, सिंचाई, जल क्रीड़ा इत्यादि के संदर्भ से इसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह रिहंद या गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो है ये सोनभद्र में आपको है, पिपरी सोनभद्र में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये है आपका सोनभद्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि कृत्रिम आपको झील यहाँ पर है, ठीक है। और रिहंद और सोन की सहायक नदियों पर आपको बसा है और इसका उद्देश्य जो है वो आपको है विद्युत उत्पादन को लेकर के। इसी तरह रोहिणी जो बांध है ये भी आपको ललितपुर में है, रोहिणी नदी पर ही बना है और सिंचाई कार्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। शारदा सागर बांध जो कि पूरनपुर यानी कि पीलीभीत में आपको देखने को मिलता है, शारदा नदी पे बना है और सिंचाई के लिए प्रयोग होता है। इसके अलावा आपको शहजाद बांध है, ललितपुर के बाहरी इलाके में शहजाद नदी पर और सिंचाई के लिए प्रयोग होता है। अब इन्हीं बांधों को लेकर के आप मैप भी ध्यान दीजिए, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे तालाबों का और झीलों के बारे में जानकारी है, तो एक एक करके उनके हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि ऊपर शुरू करते हैं, शुक्रताल कहाँ पड़ता है, मुजफ्फरनगर, ठीक है। गौर झील कहाँ पड़ती है, रामपुर। लिलौर झील कहाँ पड़ती है, बरेली। फुलहर झील आपको कहाँ पड़ती है, पीलीभीत। इसी तरह बड़ा ताल यानी कि गोखुर कहाँ है, तो शाहजहांपुर। देवरिया ताल आपको देखा जाए तो आपको कन्नौज। करेला झील आपको देखा जाए तो लखनऊ। दरवान झील देखा जाए तो कहां पड़ता है, अयोध्या। भकीरा झील देखा जाए तो आपको संत कबीर नगर। इसी तरह रामगढ़ ताल देखा जाए तो आपको कहां पड़ता है, गोरखपुर। राजा का बांध देखा जाए तो यह पड़ता है आपका सुल्तानपुर। और यह है आपको बैती झील देखा जाए तो आपको पड़ता है प्रतापगढ़। सुरहा ताल बलिया में पड़ता है, तो आंधी ताल आपको वाराणसी में पड़ता है।
टांडा, दरी ताल एवं सिरसी जलाशय, ये आपको देखा जाए तो दोनों कहां पड़ते हैं, आपको मिर्जापुर में पड़ते हैं। इसी तरह सोनभद्र गोविंद बल्लभ पंत सागर जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो यहां पर आपको पड़ती है। इसी तरह मुराव ताल आपको फतेहपुर में पड़ता है। बेला सागर झील और मदन सागर झील जो है ये भी आपको महोबा में पड़ती हैं। बरुआ सागर एवं लक्ष्मी जो ताल है ये आपको झांसी में यहां पर आपको पड़ती है। मोती झील को देख लीजिए, ये आपको कानपुर नगर में आपको पड़ता है। कुंद्रा समुद्रन ये आपको देखा है तो उन्नाव में पड़ता है। कीठम झील जिसे सुर सरोवर भी कहा जाता है ये आगरा में है। और नोह झील, मानसी, गंगा कुंडताल, राधा व श्याम झील ये सारे के सारे आपको मथुरा में पड़ते हैं। तो यूपी में जो प्रमुख नहर झीलें हैं, ताल हैं, उनको लेकर के हमने यहाँ पर आपको जानकारी दे दी, इनको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो झीलें भी देख ली हमने, ताल भी यहाँ पर आपको देख लिए, बांध इत्यादि की जानकारी भी हमने यहाँ पर आपको दे दी, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब झीलों को लेकर के भी यहाँ पर जो जानकारी हमारे पास है वो भी यहाँ पे देख लो। ठीक है, राज्य की झीलें जो है दूर दराज की इलाहाबाद सहित अलग अलग स्थानों में, छोटे छोटे शहरों, ग्रामीण गांवों इत्यादि में आपको बनी हुई दिखाई देती हैं। और उत्तर प्रदेश के वन विभाग राज्य में झीलों की देखभाल यहाँ पर मूल प्रभारी, तो झीलें जो है उत्तर प्रदेश राज्य विभाग के द्वारा देखे जाते हैं। और साइबेरियाई क्रेन, ग्रेटर फ्लेमिंगो, सुरखाव, अन्य सहित यहाँ पे कई प्रवासी प्रजातियां जो होती हैं वहां पर आपको देखने को मिलती हैं इन झीलों एवं तालाबों में। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि बेला सागर ताल है जो एक तरीके की आपको कृत्रिम झील है, बनाई कहाँ गई, फुल पहाड़ बेला ताल यहाँ पे आपको, और स्थानीय भाषा में से बेला लाल भी कहा जाता है। इसी तरह चित्तौरा झील जो है ये एक तरीके की प्राकृतिक झील है, और ये आपको बहराइच में यहाँ पर आपको बना हुआ है, चित्तौरा गांव में। और तीसरा इसमें है दरवान झील जो कि प्राकृतिक झील है, ये आपको देखा जाए तो जो हथपकड़ और कटहरी इत्यादि के पास आपको पड़ता है। गोकुल बैराज यहाँ पे आड़ प्रकार की है, गोकुल मथुरा में है। कीठम झील जो है कृत्रिम झील है, आगरा दिल्ली के राजमार्ग पे पड़ती है, और यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य भी से यहाँ पर घोषित किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। कीठम झील राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य भी घोषित है। ठीक है, और इसके अलावा देखा जाए बरुआ सागर झील कृत्रिम झील है, झांसी में है, बुंदेलखंड के किले के पास यहाँ पर आपको मूल रूप से स्थित है। इसी तरीके से आपको मोती झील है, कृत्रिम झील है, जो कि यहाँ पे कानपुर में है, कानपुर के फेफड़े के रूप में इसे यहाँ पर कहा जाता है। तो कानपुर का फेफड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा मोती झील। राजा का ताल यहाँ पे जलाशय है, NH18 पे है, इसे बड़ा लाल भी यहाँ पर आपको कहा जाता है, बड़ा ताल भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा रामगढ़ ताल या झील जो है वो प्राकृतिक झील है, गोरखपुर में यहाँ पर है, और इसमें देखा जाए तो राप्ती नदी के अवशेषों के यहाँ पर मूल रूप से उल्लिखित है। 10वां यहाँ पे देखिए तो आपको शेखा झील है जो कि कृत्रिम झील है, अलीगढ़ के यहाँ पे पास शेखा झील है। और प्रवासी पक्षियों के यहाँ के लिए मूल रूप से आपको प्रवासी पक्षियों के लिए लोकप्रिय झील कौन सी है, तो वो शेखा झील है। तो ये यहाँ पे झीलों और तालाबों को लेकर के यहाँ पे जो क्वेश्चन हो सकते हैं आपको आए, तो वो यहाँ पर हमने देख लिए। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश के यहाँ पे देखा जो प्रमुख नदियों के नहरों के बारे में यहाँ पे एक जानकारी है, वो भी इसमें देख लेते हैं। नहरें देखा जाए मूल रूप से यूपी में काफी बड़े स्तर पे काफी सारी यहाँ पे नहरें हैं, और नहरें जो होती हैं मूल उद्देश्य से जो बनाई गई हैं कि नदियों इत्यादि का पानी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना और सिंचाई की यहाँ पर व्यवस्था को उपलब्ध कराना। इस तरीके से नहरें जो है नदियों के सिंचाई हेतु विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचाने का काम करती हैं। इसके अलावा उपादेयता, क्रीड़ा क्षेत्र, उद्योग धंधों की वृद्धि में भी सहायक होती हैं। रायबरेली जिले में प्रदेश में नहरों की सर्वाधिक लंबाई जो है 2843 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। रायबरेली जिले में सबसे ज्यादा नहरों की लंबाई है। अमरोहा जिले में सबसे कम लंबाई है, मात्र 52 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश के करीब 50,000 किलोमीटर नहरों का जाल बिछा हुआ। नहरों से सिंचित क्षेत्र जो है वो करीब 70 लाख हेक्टेयर का क्षेत्र जो है वो नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। अब नहरों की अगर हम बात करते हैं, कुछ प्रमुख नहरों की अगर स्थिति हम देखें, जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश ऊपरी गंगा नहर है, आपको देखा इसकी मुख्य लंबाई जो है 340 किलोमीटर है। कुल लंबाई देखा जाए तो 5640 किलोमीटर है। और सिंचाई एवं अन्य तथ्यों के संदर्भ में देखा जाए तो ये आगरा नहर और निचली गंगा नहर को पानी यहां पर देती है, और इसका उद्गम जो है हरिद्वार यहां पर है। दूसरा यहां पे है मध्य गंगा नहर, जो कि इसके पहले चरण में देखा जाए इसके 115.54 किलोमीटर तक यहां पर इसकी लंबाई रही, और दूसरे चरण में इसको 66 किलोमीटर यहां पे प्रस्तावित है।
2006-2007 में इस परियोजना पे काम चल रहा है और ये इसका उद्गम जो क्षेत्र है वो है बिजनौर। तीसरा यहां पे है निचली गंगा नहर, जिसकी कुल लंबाई आपको 8800 किलोमीटर है और प्रयागराज में जाकर यहां पर यह खत्म होती है। इसमें 1878 किलोमीटर यहां पर आपको यह निर्मित है। इसके सिंचित क्षेत्र के अलावा अलीगढ़, बदायूं, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर जिलों में करीब 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि को यह सिंचित करने का काम करती है। और बुलंदशहर नरौरा के परमाणु केंद्र के पास यहां पर देखा जाए इसका आपको उद्गम क्षेत्र है। इसी तरह रामगंगा, यहां पे आप देख सकते हैं कुल लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 128 मीटर है। इसको पूरे प्रदेश में जैसे कि आपके अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली जिलों की 17 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने के काम आते हैं। और पौड़ी जिले में के कालागढ़ में यहां पर इसका एक उद्गम स्थल है। आगरा जो नहर है इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है, करीब 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करता है और अंतरराज्यीय नहर है, 4 राज्यों में यहां प्रभावित होती है। कहां से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगरा नहर जो है 4 राज्यों से कहां किन राज्यों से होकर बहती है या प्रवाहित होती है, तो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से यहां पर यह प्रवाहित होकर होती है। इसकी पानी जो है की पूर्ति ऊपरी गंगा नहर से की जाती है और इसका निर्माण जो है 1874 में किया गया। इसका उद्गम जो स्रोत है वो है दिल्ली। अगला है इसमें शारदा नहर है जो 12,368 किलोमीटर की इसकी यहाँ पे सर्वाधिक लंबाई है। 8 लाख हेक्टेयर भूमि की यहाँ पर सिंचाई होती है और 1920 से 28 में यहाँ पर इसका निर्माण होता है। पीलीभीत देखा है, बाराबंकी, बहराइच, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ में इत्यादि यहाँ पे सिंचाई का काम इसमें के द्वारा होता है। चंपावत यहाँ पर देखा है तो इसका यहाँ पर उद्गम स्थल है। इसी तरह पूर्वी यमुना नहर जो है उसकी कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर के रूप में इसे जाना जाता है। शाहजहां के निर्माण के द्वारा इसका निर्माण कराया गया और फैजाबाद इसका जो है इसका उद्गम स्थल है। तो यहाँ पर इस तरीके से उत्तर प्रदेश की हमने प्रमुख नहरें, प्राकृतिक विभाजन और प्रमुख झीलों के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के यहाँ पे नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे, उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ इत्यादि हो गई। तो इस तरह के जो टॉपिक्स रह गए हैं उसको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।